नमस्कार। यह साल अब जाने वाला है। इसी के साथ साथ मोदी सरकार के लगभग एक दशक के समय अवधि में हम पहुंचने वाले हैं। मूल बात यही है कि पिछले दो कार्यकालों में अर्थात एक दशक में भारत में किस प्रकार के मानसिक बदलाव आए। पिछले एक दशक में जनसंचार से जुड़े सभी साधनों में विचारों के प्रवाह में तीव्रता देखी जा सकती है। आज हमारे पास कई ऐसे तथ्य, प्रसंग, विचार निरंतर सामने आ रहे हैं जिससे पूर्ववर्ती निर्मित परंपरागत विचारधारा के ध्वस्त होने, कमजोर पड़ने, बदलने का परिदृश्य हमारे सामने है। अगर बात करें तो आर्थिक विकासात्मक नीतियों को अलग रखते हुए आरोप प्रत्यारोप की क्रिया प्रतिक्रिया का एक दौर हमारे सामने है। और यह विचारधारा के स्तर पर देश के जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इन बदलाव को समझने के लिए कुछ विशेष तथ्य हैं। इनके ऊपर चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि पिछले एक दशक में इन्हीं सारे फैक्ट्स के ऊपर जो हमारा माइंडसेट है वो बदला है। तो कुछ विशेष ऐसे 30 निष्कर्ष हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं, जिनके आधार पर मोदी वाद या मोदी गवर्नमेंट के या मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भारत में बदलाव हुआ उनकी चर्चा संक्षिप्त रूप से कुछ की जा सकती है। सबसे पहली बात, पिछले एक दशक में हमें यह पता लगा है कि हमारे देश में किस प्रकार की विचारधाराएं सक्रिय हैं। ये सेकुलरिज्म, मिलीजुली संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब जैसी जितनी भी विचारधाराएं हैं ये क्या होती हैं, इन्हें किस रूप में हमारे देश में लागू किया जाता रहा। अब वो चाहे एनसीईआरटी की प्रचलित किताबें हों या फिर जो इतिहास के माध्यम से निकलने वाली बातें हैं, मतलब पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, उनके उत्तरदायी तत्व कैसे थे, पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या होती है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कई ऐसे तथ्य जिन्हें छुपाया गया, जिन्हें बरगलाया गया, अब वो हमारे सामने आ रहे हैं। इंटरनेट क्रांति ने, या ये कहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसको अक्सर लोग नेगेटिव रूप में बोलते हैं लेकिन इसने बहुत बड़े परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। वो कई ऐसे फैक्ट हैं जो कि भारत के जन जन तक पहुंचे हुए हैं। तो पहला बदलाव कुछ इसी प्रकार का है। दूसरी बात करें तो 1947 में या 1947 के बाद देश में जो भी नेहरूवादी नीतियां लागू रहीं उनके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, किस प्रकार नेहरूवाद की विरासत देश विरोधी क्रियाकलापों को अभी तक अंजाम दे रही है, इनसे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हमारे सामने आए। जैसे कश्मीर को लेकर के नेहरू जी की क्या ऐतिहासिक गलतियां थी जिनका परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। चीन के साथ हमारे संबंधों के जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसमें भी नेहरू जी के कार्यकाल की एक प्रमुख गलती थी। जैसे भारत को सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यता मिल रही थी, भारत ने यह प्रस्ताव चीन को दे दिया, चाहे वो तिब्बत को निगलने के मुद्दे का हो या फिर भारत और चीन के बदलते समीकरण। ठीक उसी तरह हैदराबाद के विलय में रजाकर फौज, ओवैसी के जो पूर्वजों ने जो कुछ भी किया वो भी समस्या आया। और सबसे बड़ी बात, भारत और पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान से जो आने वाले लोग थे रिफ्यूजी, उनको लेकर के किस प्रकार की समस्या आई, और आज 75 वर्षों बाद इस रिफ्यूजी प्रॉब्लम से किस प्रकार दोनों देशों के बीच सामाजिक संबंध में बदलाव आया है, ये सारी बातें हमारे सामने आई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जिनका प्रभाव लॉन्ग टर्म तक दिखाई देता है। तो आज चाहे वो दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश में घटते हुए हिंदुओं की संख्या हो, या अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो, या अल्पसंख्यक सफाई की एक समस्या हो, ये कुछ बहुत सी ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की ऐतिहासिक गलतियों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि नेहरू जी पूर्ण रूप से इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए विचारधाराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, फिर भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते अगर उनके खाते में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ नकारात्मक तथ्य भी हैं। वो अब फैक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तीसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करें तो वामपंथी लिबरल या स्वयं को सेकुलर कहलाने वाले जमात लंबे समय से भारत विरोधी क्रियाकलापों के सहायक या मुख्य संचालक बने हुए हैं। ये सारा दृश्य अब सामने आया है। बात चाहे फिल्म की हो, फिल्म के रूप में हैदर जैसी फिल्में बनती हैं,
या टीवी पे आने वाले कार्यक्रम हो या जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, एक शब्द व्यापक रूप से प्रचलित हुआ है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। और यही ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस ने लंबे समय तक जो एक माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम देश में बना रखा था, वो सारी बातें अब हमारे सामने आई हैं। या ये कहिए कि पिछले एक दशक में जो भी विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन हुआ है, अब देश के नागरिक खुल के तुलना कर सकता है कि ये व्यक्ति लिबरल या लेफ्ट समूह है या ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का है, और ये व्यक्ति एंटी लिबरल या राइट विंग का है। देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं जो खुल के सामने आ चुकी हैं, और अब एक साधारण व्यक्ति या साधारण लोग भी इस प्रकार की विचारधारा में एक तुलना कर सकता है, उनकी बातों को समझ करके कौन भारत का समर्थक है और कौन भारत का विरोधी है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा एक निर्णायक परिवर्तन, एक मेंटल चेंज आया है, जो एक दशक के हुए परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में है। चौथे परिवर्तन की चर्चा करें तो लोकतंत्र, मानवाधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में एक बहुत बड़ा गैंग भारत में एक्टिव है। इनको एक ब्रेकिंग इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। कैसे इनकी गतिविधियां संचालित हो रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये कैसे सक्रिय हैं, मीडिया में कैसे सक्रिय हैं, अंग्रेजी एलिट क्लास है उनमें ये कैसे सक्रिय हैं, और इनकी भूमिका एंटी इंडियन के रूप में कैसे है, चाहे वो बात शशि थरूर को हो या फिर वो जो सरदेसाई जैसे पत्रकार हों, या फिर प्रशांत भूषण जैसे वकील हों, या फिर कई अन्य और भी ऐसे सेलिब्रिटी या फेमस चेहरे जो लगातार जिनको न्यूज़पेपर में चर्चा मिलती है, उनकी विचारधारा क्या है और वो किस प्रकार डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एंटी इंडियन या भारत विरोधी भूमिका निभाते आ रहे हैं। 1947 से लेकर के अब तक उन्होंने किस प्रकार की भूमिका अदा की, वो सारे फैक्ट छन छन के लोगों के सामने एक दशक में पहुंचे हैं। तो ये एक चौथा सबसे बड़ा निर्णायक परिवर्तन है जिसे देश गुजर रहा है। पांचवें सबसे बड़े परिवर्तन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आया है वो है रोल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। भारत में इस्लामिक राजनीति की क्या भूमिका रही, भारत पिछले 1000 सालों से कैसे प्रभावित होता रहा, कैसे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर अटैक हुआ, कितने लोग मरे, कितने मंदिरें टूटे, कितने अवैध स्मारकें बनाई गई, कितने नगरों के नाम बदले, ये सारे फैक्ट लोगों के पास पहुंच रहे हैं। जैसे मुगल काल के पहले 8 करोड़ हिंदूस मारे गए। एक फैक्ट ये भी है जो कई किताबों में दर्ज है, वो लोगों को तक पहुंचा है। ठीक उसी तरह 40,000 से भी ज्यादा मंदिरें टूटने की बातें उभर के आई हैं। अभी राम मंदिर का जजमेंट आया है, और भी कई सारी चीजें हैं। नगरों के जो नाम बदले गए उनके पीछे क्या अतीत रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो इंटरनेट क्रांति ने पॉलिटिकल इस्लाम के रोल क्या रहा है वो सारे फैक्टों को निकाल करके बाहर रख दिया है। चाहे वो खिलजी हो, तुगलक हो, या मुगल हो, या नादिर शाह हो, या अब्दाली हो, इन लोगों के कार्यकाल में क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार की घटनाएं घटी, वो सारे फैक्ट लोगों तक अब पहुंच चुके हैं। छठवां जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये आया है कि हमारे दो पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में वहाँ के अल्पसंख्यकों या हिंदुओं की क्या स्थिति है, कैसे उनकी स्थिति बदलती रही और किस प्रकार की दयनीय स्थिति से गुजरे और किन विचारधाराओं से वो प्रभावित हो रहे हैं, वो क्रमशः क्रमबद्ध रूप से भारत के नागरिकों तक पहुंचा है। जैसे कि बात करें तो पाकिस्तान की 1947 में 15% यहाँ हिंदू रहते थे, 2023 में इनका परसेंटेज 1% है। ठीक उसी तरह अफगानिस्तान 1870 में 10 लाख हिंदू कम्युनिटी थी, 1970 में लगभग 100 साल बाद ये घट के 7 लाख हो गई, 2017 में इनकी संख्या 7,000 हो गई और 2023 में इनकी संख्या 0 हो गई। अर्थात आज अफगानिस्तान में कोई हिंदू या सिख निवास नहीं करते हैं। दुर्योधन का ननिहाल, शकुनी मामा का राज्य गंधार या आज का अफगानियों का अफगानिस्तान हिंदू विहीन या सिख विहीन हो चुका है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश, सबसे ज्यादा निर्णायक परिवर्तन जो हुआ है वो बांग्लादेश में ही हुआ है और इससे रिलेटेड फैक्ट भी हमारे सामने आए हैं। जैसे 1947 में
36% हिंदू बांग्लादेश में रहते थे। 1951 में इनकी संख्या घट के 22% हो गई। 2011 में 9% रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 में ये भी बांग्लादेश हिंदू विहीन हो जाएगा, हिंदुओं की संख्या यहां 0% हो जाएगी। यह बात बांग्लादेश के एक प्रमुख अर्थशास्त्री बरकत अली ने अपने रिसर्च में कहा है। लंबे समय से सलाम आजाद, तस्लीमा नसरीन इन बातों को कहते रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता रिचर्ड बैकनन ने अपने रिसर्च में प्रधानमंत्री मोदी को भी पूरी रिसर्च भेंट की, जो कि अब ये फैक्ट हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ साथ किस प्रकार मानवाधिकार का हनन होता है और किस प्रकार इस निंदा कानून के आड़ में गैर मुस्लिम अर्थात हिंदुओं की हत्या तक कर दी जाती है। और फिर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे मिस्र की जो यह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्टिव है और किस प्रकार भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करते जा रही हैं, ये सारे फैक्ट अब सामने आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ज्यादातर फोकस सिर्फ बांग्लादेश पर, माफ करें, ज्यादातर फोकस सिर्फ पाकिस्तान पर ही था। बांग्लादेश विमर्श से या विवाद से या वैचारिक जगत से बाहर था, लेकिन जितना नुकसान बांग्लादेश ने किया है उतना नुकसान पाकिस्तान ने नहीं किया। अफगानिस्तान के हालात तो आप देख ही रहे हैं। कहने का मतलब है 75 वर्षों में पड़ोसी देशों में हिंदुओं की क्या स्थिति रही, गैर मुस्लिम किस प्रकार वहां खत्म होते जा रहे हैं और आज की दयनीय स्थिति क्या है। इंटरनेट क्रांति ने या इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने इस फैक्ट को घर घर तक पहुंचाया है। छठवां जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति और उनके संदर्भ में जानकारी को लेकर के आया है। सातवें परिवर्तन की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की अवैध घुसपैठ, संगठित अपराध तंत्र, आपराधिक मजहबी गठजोड़, मजहबी विस्तार से देश में उत्पन्न खतरे क्या क्या हैं, ये सारे फैक्ट हमारे सामने आए हैं। बॉलीवुड, कराची वुड जैसे शब्द यूं ही नहीं निकले, इन शब्दों के एक गहरे यथार्थ हैं। हाल में रिलीज टाइगर थर्ड फिल्म में भी ये चीज देखा जा सकता है कि किस प्रकार आईएसआई या भारत का आदमी पाकिस्तान की रक्षा कर रहा है और भी कई तरह की बातें हैं। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र का अपराधीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई कि किस प्रकार पूरा का पूरा बॉलीवुड वहां के बिल्डिंग माफिया या आपराधिक माफिया या पूरा आपराधिक तंत्र प्रशासन पर कब्जा कर चुका है और उनका किस प्रकार मजहबी रूपांतरण हुआ है और कैसी दयनीय स्थिति है, वो सारे फैक्ट हमारे सामने आए हैं। कहने का मतलब है कि ये दो पड़ोसी देश जो कभी हमारे ही अंग थे, ये बनने के बाद भी इनका जहर अभी तक भारत में कैसे फैल रहा है, ये सारे तथ्य या इनसे जुड़ी हुई घटनाएं धीरे धीरे भारत के नागरिकों तक पहुंची है। तो ये सातवां सबसे बड़ा परिवर्तन है, इससे जुड़े हुए तथ्य जो भारत के नागरिकों तक पहुंचे हैं। आठवें परिवर्तन की बात करें तो बांग्लादेश जैसे मुल्क से हमारे देश में किस प्रकार 5 करोड़ अवैध घुसपैठी रह रहे हैं, कैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, बंगाल में और बिहार जैसे राज्यों में इन घुसपैठ से जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव हुआ, किस प्रकार की समस्या हमारे सामने आ रही है और कैसे इनको रोकने के लिए एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून बहाने की पहल हुई और किस प्रकार के रिएक्शन इन कानून के विरोध में आए, वो सारे दृश्य और उससे रिलेटेड फैक्ट भी लोगों के तक पहुंचे हैं। जैसे 5 करोड़ अवैध घुसपैठ के अलावा बांग्लादेश के नागरिक 15 किलोमीटर तक भारत की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की जनसंख्या का संक्रमण पूरी तरह बदल चुका है। आसाम की 40% जनसंख्या बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल चुकी है। बदरुद्दीन अफजल नामक व्यक्ति ने तो पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया, अब वो लोकतांत्रिक तरीके से आसाम के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह बंगाल में भी 33% वोटर बांग्लादेशी हैं। ज्योति बसु से ममता दीदी का कार्यकाल कैसे बदला, किस तरह अवैध घुसपैठ हुआ, हाल के चुनाव में किस प्रकार हिंदू विरोधी घटनाएं घटी और सब लोग मुंह बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके चुपचाप मूक दर्शक होकर सामने आते रहे, ये भी सामने है। अभी सुप्रीम कोर्ट की याचिका के माध्यम से पता चला कि भारत के 300 तहसीलों की डेमोग्राफिक पूर्णतः चेंज हो चुकी है।
तो ये एक विस्फोटक फैक्ट है जो आया। और आने वाले दिनों में जो सबसे ज्यादा चुनौती मिलने वाली है वो बांग्लादेश के इसी अवैध घुसपैठ से बनने वाली है या मिलने वाली है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय जब एक बुद्धिजीवी ने चिकन नेक के बारे में बात कहा और कैसे भारत की गर्दन दबानी है इस तरह के स्टेटमेंट को दिया, तो पता लगा कि बाहर के शत्रुओं की क्या जरूरत है जब देश में ही इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग हैं और वो प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठ से भारत को मिलने वाली चुनौतियां, हाल में यह एक ऐसा शीर्षक उभरा है जिनका प्रभाव अगले कुछ दशकों तक निरंतर पड़ने वाला है। तो ये 8वां सबसे बड़ा बदलाव आया है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हमारे सामने आए। 9वें बदलाव की चर्चा करें तो 1947 के बाद देश में किस प्रकार अल्पसंख्यक आक्रामक राजनीति कार्यरत है, उनके विविध रूप कौन कौन से हैं, किस तरह है, वो सब सामने आया है। दिल्ली दंगों की बात करें तो स्टेट स्पॉन्सरशिप प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत सांप्रदायिक दंगे कैसे संचालित होते हैं और कैसे पूरी की पूरी राजनीति ही आपराधिक क्रियाकलापों तक जकड़ चुकी है और किस प्रकार के स्टेटमेंट निरंतर हमारे सामने फैक्ट के रूप में आते रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर हुई हैं। कहने का मतलब है अल्पसंख्यक आक्रामक राजनीति किस प्रकार भारत विरोधी भावनाओं को संचालित करते जा रही है, इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट हमारे सामने आए हैं। यह 9वां सबसे बड़ा मानसिक परिवर्तन है जो मोदी काल में देखने को मिलता है। 10वें सबसे बड़े परिवर्तन की बात करें तो संविधान के आड़ में सेकुलरिज्म, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विवाद, सरिया कानून को लागू करने की कोशिश, जबरन धर्मांतरण या कन्वर्जन करने की पॉलिसी, 3 तलाक का मुद्दा, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे विशेषाधिकार कानून को लागू करना, निर्वाचित सरकारों के ऊपर दबाव बनाए रखना, समय समय पर सड़क पर उतर के हिंसा करना या फिर अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखा करके निर्वाचित सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करना, जैसे कई सारे दृश्य जो पॉलिटिकल इस्लाम की विशेषता रही है वो धीरे धीरे देखने को मिला। नेहरू से लेकर के मोदी पीरियड तक इस दौर की जो भी घटनाएं घटी, कब कौन कौन घटना घटी, किस लीडर ने क्या कहा, वो सारे फैक्ट क्षण क्षण के लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये जो मतलब कहा जाए कि भारत में अल्पसंख्यक आक्रामक राजनीति का इतिहास क्या रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट लोगों के सामने आए हैं। यह 10वां सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है या ऐतिहासिक परिवर्तन से जुड़े हुए तथ्य हैं जो लोगों के सामने छन छन कर पहुंचे हैं। 11वें परिवर्तन की बात करें तो इस देश में तबलीगी जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन किस प्रकार देश में अलगाववादी भूमिका निभा रहे हैं, यह दृश्य सामने आया है। बात करें तो फिल्म केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्मों ने भी एक जनमानस को बहुत हद तक प्रभावित किया है। देवबंद जैसे संस्थाओं के जो फतवे हैं वो कितनी सही हैं, कितने गलत हैं और किस प्रकार भारतीय मुस्लिमों को बहलाकर बरगलाकर उनका पूर्णतः इस्लामीकरण करके उनको एक उनके अंदर कट्टरपंथ कैसे बोए जा रहे हैं और किस प्रकार उलेमा और उनकी दुनिया ने हराम या हलाल का कॉन्सेप्ट गढ़ करके एक देश में ही अलग देश का प्रोविजन कैसे वो लंबे समय से करते आ रहे हैं, ये सारे फैक्ट लोगों के सामने आए हैं। कोविड के कार्यकाल में तबलीगी जमात जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए फैक्ट जब लोगों के सामने आए तो आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि देश की राजनीति में दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक संगठन किस प्रकार मजहब शिक्षा या मजहबी शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ के बीज बो रहा है और भारत के लोग इससे अनजान हैं। कि सारे फैक्ट सोशल मीडिया की देन है जो लोगों तक पहुंची है। 12वें परिवर्तन की बात करें तो कश्मीर की क्या स्थिति रही, कश्मीर किस प्रकार जिहादी क्रियाकलापों का लगातार शिकार होते रहा और 1947 के बाद से कैसे एक तरफा घटनाएं वहां संचालित होती रहीं, वहां के रहने वाले हिंदुओं का हश्र क्या हुआ और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। अनुच्छेद 370 और 35A जो 2019 में हटाया गया, उसके बाद क्या स्थिति रही, वो निरंतर टीवी ने या सोशल मीडिया ने घर घर तक पहुंचाया। यह भी बात पता लगी कि 1990 में जो वहां से हिंदुओं को भगाया गया वो कोई पहली घटना नहीं थी, वो 8वीं घटना थी। कश्मीर का क्या इतिहास है,
क्रमबद्ध इतिहास लोगों के सामने आया है। जगमोहन जैसे यशस्वी राज्यपाल ने किस प्रकार कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए पहल की, वो भी लोगों को पता लगा है। दुर्भाग्य की बात यह है तो अशोक पांडे जैसे दो कौड़ी के इतिहासकार हों या विधु विनोद चोपड़ा जैसे घटिया फिल्मकार, इन लोगों ने कश्मीर के कलंकित इतिहास को तोड़ने को, ध्वस्त करने को, बरगलाने को, मिटाने को कहीं कोई असर नहीं छोड़ी। हमें धन्यवाद देना चाहिए सुशील पंडित जैसे कश्मीर के उन विचारकों का जो भारत में घूम घूम कर कश्मीर की उस कठिनाई को, उस कड़वे अतीत को, उस दर्दनाक इतिहास को जन जन तक पहुंचाए हैं ताकि हम कश्मीर के दर्द को समझ सके। और ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है कि आजादी के बाद हमने कश्मीर को भाग्य भरोसे छोड़ दिया और अभी भी वो भाग्य भरोसे ही है। भगवान मालिक है कि कश्मीर का भविष्य किस तरफ जाएगा। प्रश्न तो ये भी है कि जब सेना के नियंत्रण में 24 घंटे रहने वाली सेना की छांव में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे हम देश में सेफ हैं। तो कश्मीर की जिहादी क्रियाकलापों से जो एक क्रिया प्रतिक्रिया हुई वो भारत के इतिहास में आजादी के बाद से सबसे कलंकित अध्यायों में से एक है। और इससे रिलेटेड कई फैक्ट सामने आए। इसी में एक सबसे बड़ा प्रसंग आया कैसे कश्मीर के मंदिर को तोड़ा गया और किस प्रकार की तोड़ने की प्रक्रिया संचालित हुई, कैसे मंदिरों को तोड़ा गया, बड़े बड़े जलते हुए लकड़ियां रखी गई और महीनों तक तोड़े जाने का अभियान चला। ये ऐसा दुखद अध्याय है जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो कश्मीर का जिहादीकरण कैसे हुआ और कैसे कश्मीर बर्बाद हुआ और इस बर्बाद करने के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन है और कौन अभी इन तत्वों को ढके जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड कई सारे फैक्ट हमारे सामने आए। 13वें परिवर्तन की बात करें तो कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, किस प्रकार वहां की राजनीतिक देश विरोधी, धर्म विरोधी वो सामने आ रही है, कैसे वहां पर जिहादीकरण की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार अवैध घुसपैठ को निमंत्रित किया गया ज्योति बसु से ममता दीदी तक, और अभी ममता दीदी के कार्यकाल में भी किस प्रकार भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, ये सबके सामने है। चुनाव में चाहे हिंदुओं के प्रति हिंसा हो या फिर अवैध आपराधिक तंत्र, घुसपैठ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा बंगाल सबसे ऊपर है। दक्षिण भारत की तो कई सारी फिल्मों में खुल के दिखा दिया गया है कि वहां की निर्वाचित सरकार इस आपराधिक तंत्र को संचालित करने में बराबर की सहभागी है। जो भूमिका केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने निभाई, पीएफआई ने यही भूमिका बंगाल में भी व्यापक रूप से निभाते हुए सक्रिय दिखे। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी की भी भूमिका भी बंगाल में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट लोगों तक पहुंचे हैं। तो यह 13वां सबसे बड़ा शीर्षक है परिवर्तन का, जिससे रिलेटेड फैक्ट लोगों तक पहुंचे हैं। 14वें परिवर्तन की बात करें तो लोकतंत्र संविधान के आड़ में किस प्रकार वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड जैसे दर्जनों कानून लागू हुए हैं, कैसे इनसे धीरे धीरे भारतीय धार्मिक परंपरा को समाप्त किया जा रहा है, किस प्रकार हिंदू समुदाय अपने ही देश में दूसरी श्रेणी के नागरिक बने हैं, वह दृश्य सामने उभरा है। दो विचारक हैं जिनको सोशल मीडिया पे खूब देखा गया है, सुना गया है। एक है आनंद रंगनाथन, इनकी एक हाल की किताब आई है हिंदू इन हिंदू नेशन, जिसमें इन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि कैसे हिंदू अपने ही देश में 8वीं श्रेणी के नागरिक हैं। दूसरे एक विचारक हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जे साई दीपक, इनकी दो किताबें बड़ी चर्चित रही हैं। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार संविधान के आड़ में धर्म विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट वही गलतियां लगातार करते जा रहा है जो कभी अंग्रेजों के कार्यकाल में हुई। एक बात यह भी समझ में आया कि अंग्रेजों के कार्यकाल में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि पिछले 75 सालों में हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि भविष्य में भी सनातन धर्म के जो मंदिर हैं वो भी भविष्य में ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म की तरह अपना एक वेलफेयर फेस दिखाएंगे, अर्थात इन्हें भी अपना स्कूल चलाने, हॉस्पिटल चलाने, ट्रस्ट चलाने, अनाथालय चलाने जैसे अधिकार मिले या अधिकार मिलने चाहिए, इनका एक रास्ता धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। भविष्य में अगर वर्शिप एक्ट
खत्म किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, या हिंदू मंदिरों को आजाद करने की जो बातें आ रही हैं, वो मेरे हिसाब से सबसे निर्णायक परिवर्तनों में से एक परिवर्तन होगा, जिसकी विचारधारा काफी हद तक लोगों के सामने उभर करके आई है, और लोग इससे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये 14वां सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। 15वें परिवर्तन की चर्चा करें तो देश के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम इतिहास सामाजिक विज्ञान में विषयों के माध्यम से लंबे समय से भारत विरोधी सनातन विरोधी जो एक मेंटेलिटी बनाई जा रही थी, इनके पीछे कौन सी विचारधारा सक्रिय थी, वो दृश्य सामने आया है। आज लोग रोमिला थापर, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, हरबंश मुखिया का नाम जानने लगे हैं। किस प्रकार इन इतिहास की किताबों में वैदिक संस्कृति या भारतीय परंपरा या भारत की इतिहास की विरासत के प्रति हीन भावना और शर्मनाक अनुभव विकसित करने का एक अभियान जो चल रहा था, वो दृश्य आज सामने आया है। एक विचारक कहते हैं कि पिछले 75 सालों में इतिहास के या सामाजिक विज्ञान की किताबों के माध्यम से मुस्लिम जोड़ो और हिंदू तोड़ो अभियान चलाया जाता रहा। 16वें परिवर्तन की बात करें तो जेएनयू, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जादवपुर जैसे विश्वविद्यालय किस प्रकार भारत में विरोधी भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे हजार, इसके नारे लगाए जा रहे थे, यह दृश्य सामने आया। जेएनयू की पूरी कहानी सामने आई, हालांकि आज वो शांत है। किस प्रकार टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार जैसे हीरो बन गए, वहां सक्रिय है। किस प्रकार महिषासुर महोत्सव वहां आयोजन हो रहा था, किस प्रकार राम काल्पनिक है लेकिन रावण हीरो है, यह भी अभियान चलाया गया। जितने भी सनातन सांस्कृतिक महोत्सव हैं या परंपराएं हैं या त्योहार हैं, उनको एक विकृति के रूप में दिखाया गया। किस प्रकार ब्रेकिंग इंडिया की एक मानसिकता वहां डेवलप की जा रही है, किस प्रकार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में भारत विरोधी भूमिका निभाई जा सकती थी, यह भूमिका जामिया मिलिया इस्लामिया ने निभाई। यूं तो एक शिक्षा संस्था के रूप में जामिया मिलिया ने अमिट छाप छोड़ी है। गरीब बच्चों को शिक्षा देना हो या फिर पत्रकारिता में नई मिसाइल कायम करना हो, जामिया ने बहुत अच्छे मुकाम भी हासिल किए हैं, जेएनयू ने भी मुकाम हासिल किए है। लेकिन एक शिक्षण संस्थान में जब देश की राजनीति का अड्डा बन जाता है और वो भारत भूमिका के रूप में सामने आना लगता है, तो यह निश्चय ही चिंता की बात आ जाती है। तो अभी भी जामिया मिलिया या बंगाल का जादवपुर जैसे विश्वविद्यालय राजनीति से अछूते नहीं हैं। यहाँ भी अभी भी भारत विरोधी भावनाएं दिखाई देती हैं। जेएनयू में कभी कभी स्त्री समलैंगिकता या फिर भारत विरोधी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन अभी भी हो रहा है, यह पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये शिक्षण संस्थान किस प्रकार भारत विरोधी भूमिकाओं में लंबे समय से संचालित हैं, यह या इससे जुड़े हुए फैक्ट लोगों तक सामने आया है। यह 16वां सबसे बड़ा एक परिवर्तन है जो लोगों के सामने दिखा है। 17वें परिवर्तन की बात करें तो देश की प्राचीन सभ्यता संस्कृति और इतिहास को कैसे विकृत किया गया, कैसे एक तरफा एक पार्टी विशेष के लाभार्जन के लिए इस्लामिक पॉलिटिकल जिहादी क्रियाकलापों को छुपाया गया और कैसे अभी तक छुपाया जा रहा है, वो सारा दृश्य हमारे सामने आया। जैसे 7 लाख लोगों को मारा गया था नेशनल मूवमेंट के कार्यकाल में, या इन लोगों ने कुर्बानी दी थी। ये फैक्ट भारत की किताबों में, इतिहास की किताबों में नहीं है। इतिहास का मतलब ही है कांग्रेस और आजादी का मतलब ही है नेहरू और गांधी। अंग्रेजों ने 5 करोड़ भारतीयों को मारा, इस तरह की कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की देन है या इंटरनेट रेवोल्यूशन की देन है कि भारत के इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट लोगों के सामने आए हैं, जिनसे उनका एक मानसिक परिवर्तन हुआ है। या ये कहिए, एक दशक पहले जो इतिहास और समाज विज्ञान के संदर्भ में जानकारी थी, आज वह पूर्णतः बदल चुकी है। 18वें परिवर्तन की बात करें तो गांधीवादी अहिंसावाद नीतियां किस प्रकार हमारे देश में प्रभावी हुई, इनकी वास्तविकता क्या रही, इनके क्या क्या परिणाम रहे और किस प्रकार इनकी वास्तविकता थी और क्या यथार्थ थे और क्या मिथक गढ़े गए, ये सब पता लगा है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी की ऐतिहासिक भूमिका, किस प्रकार खिलाफत जिहाद का उन्होंने समर्थन दिया और 1919 से 1948 तक उनकी भूमिका क्या रही, किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मचर्य नामक एक नौटंकी को गढ़ा और इसके आड़ में वो विकृत कार्यों को संचालित करते रहे, कैसे वो पाकिस्तान के हितौसी बने रहे, कैसे वो ब्रिटिश एजेंट के रूप में भारत
में ही अपने नेतागिरी चमकाते रहे। ये उनका लिखा हुआ हिंद स्वराज या फिर अहिंसा का एक जो मिथक है वो भी टूटा है। और गांधी के साथ अ, जितने भी लीडर्स थे वो देश के राष्ट्रीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और खुद गांधी जी के ऊपर क्या विचारधारा रखते थे, ये सारे तथ्य हमारे सामने आए। कुल मिला के तो कहा जाए तो भारत के इतिहास की किताबों में जितने गांधी जी लिखे गए थे लोग अभी तक उन्हीं के बारे में जानते थे। लेकिन यह इंटरनेट क्रांति की देन है कि पिछले एक दशक में गांधी जी से रिलेटेड जितने भी असहज तथ्य हैं या मिथक हैं या झूठ हैं वो सब सामने आए हैं और उनका एक मिथक टूटा है। 19वें परिवर्तन की बात करें तो गुड गवर्नेंस के नाम पर हमारे देश में कितने एनजीओ छाप संचालित राजनीति चल रही थी, कितने सिविल सोसाइटी इस बैनर के तले एक्टिव हो रहे थे, कैसे सामाजिक गतिविधियों में विदेशी पैसे से लोग इस देश में पल रहे हैं और कैसे देश विरोधी भावनाओं को अंजाम देने में ये लगे हुए हैं, कैसे इनमें विविध पत्रकार, प्रशासक, कुशल वकील, राजनेता या मीडिया समूह या नैरेटिव गढ़ने वाले टूल किट सक्रिय हैं, यह सब सामने आया है जिसे हम लोग अभी तक अनजान थे। ये टूल किट या ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जिन्होंने पूरे माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम को गढ़ा था वो हमारे सामने एक्सपोज हुए हैं। जैसे 33 लाख एनजीओ हमारे देश में एक्टिव थे जिसमें 22,000 से भी ज्यादा एनजीओ को बैन किया गया। इनमें 12,000 एनजीओ को भारत विरोधी या राष्ट्रद्रोही भूमिका में रखा गया। मजे की बात है कि योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवी भी लंबे समय से भारत विरोधी तार से जुड़े हैं। तो कभी प्रशांत भूषण जिनमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इनकी बकैती देखी जा रही है, या जेएनयू जैसी संस्थाएं या यलगार परिषद जैसी संस्थाएं भारत में ही रह के भारत विरोधी भावनाओं को कैसे संचालित कर रहे हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इनकी सुर्खियां इन्हें मिल रही हैं, ये सब दिखा। इनके एक सबसे बड़े उदाहरण हैं पत्रकार रवीश कुमार। आज वो एक्सपोज हो गए हैं लेकिन कभी पत्रकारिता के नाम पर यह हीरो थे। और किस प्रकार इनकी विचारधारा चयनात्मक विचारधारा है और कैसे वो कुछ खास खबरों को कुछ विशेष मानसिकता से विशेष दायरे में विशेष उद्देश्य से दिखाते रहे हैं, वो भी हमारे सामने दिखा। तो कहने का मतलब है एनजीओ छाप या गुड गवर्नेंस टाइप के जो सफेद पोस्ट लोग हैं जो भारत में उनकी एक्टिविटी, एनजीओ टाइप की मूवमेंट या सिविल सोसाइटी की एक्टिविटी देश में क्या रही है, वो उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं जो लोगों के सामने आए हैं। अब लोग इसका फर्क करने लगे हैं कि देश में एनजीओ या सिविल सोसाइटी के नाम पर किस प्रकार भारत विरोधी भावनाएं देश में चल रही हैं। ये 19वां सबसे बड़ा परिवर्तन है जो कि देश में अब दिख रहा है। 20वें परिवर्तन की बात करें तो लंबे समय से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमजोर, बेबस, लाचार या फिर एक सॉफ्ट नेशन की बनी थी जो आतंकवाद के सामने चुनौती कबूल नहीं करता है, घुटने टेक देता है। इसमें बदलाव देखा गया है। आज देश की विदेश नीति देश के मान सम्मान को बढ़ाने में काफी हद तक सहायक दिखी है। याद करिए 2018 26/11 का हमला, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को एक सॉफ्ट नेशन का दर्जा दिया गया। भारत के सारे पड़ोसी देश भारत को आंख दिखा रहे थे। बांग्लादेश ने सैनिक मार करके उनको टांग करके सार्वजनिक प्रदर्शन किया। नेपाल अलग आंख दिखा रहा था, चुनौती दे रहा था। पाकिस्तान तो भारत की वाट लगा ही रहता था। इन सारी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। देश के मान सम्मान सबसे ज्यादा बढ़ा है तो अभी बढ़ा है। आज भारत में G20 की मीटिंग हुई और विदेश नीति के स्तर पर क्या परिवर्तन आया है वह एक शोध का विषय हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो 20वां सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति को लेके आया गया परिवर्तन। 2014 के पहले स्थिति कुछ और थी। 2014 से लेकर के 2024 की स्थिति कैसी है इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आए। 21वें परिवर्तन की बात करें तो विदेश नीति के मोर्चे पर व्यापक बदलाव देखा जा सकता है। कूटनिरपेक्षता, पंचशील जैसे जितने भी शाब्दिक भ्रम जाल हैं उनको अगर अलग रखे तो 1947 के बाद से भारत की विदेश नीति जो अरब देशों के इशारे पर इस्लामिक हितों के अनुरूप रही, उनमें निर्णायक बदलाव आया। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, चीन की चुनौती का सामना करते हुए, सार्क जैसे निरर्थक संस्थाओं को छोड़ते हुए, बिम्स्टेक जैसे संस्थाओं को
वैदेशिक हितों के अनुकूल बनाते हुए विदेश नीति संचालित की जा रही है। क्वाड में भारत की भूमिका दिख रही है। ऑकस में भी भारत की भूमिका भविष्य में संभवतः दिखे। और सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की मिली हुई अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा काबिले तारीफ थी। हालांकि कतर में जो भारत के नागरिकों को पकड़ा गया है और उन्हें जो मृत्युदंड दिया गया है उससे चुनौतियां भी शामिल हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन वैदेशिक मोर्चे पर व्यापक सफलता मिली है और आज भारत का एक आम नागरिक भी खुशी से इस बात को गर्व से कह सकता है कि भारतीय विदेश नीति इस समय अपने सबसे बेहतर और स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। तो 21वां जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो विदेश नीति के क्षेत्र में आया है और इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो सामने आ रहे हैं। 22वां जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो देश है आतंकवाद और आतंकवादी क्रियाकलापों से लेकर। देश में लंबे समय से आतंकवाद या इस्लामिक जिहादी गतिविधियां कैसे संचालित होती रहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुल्कों की भागीदारी किस प्रकार की है, भारत में यह कैसे सक्रिय हैं, इनके स्लीपर सेल या एजेंट कैसे हैं, ये देश में कैसे विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने किस तरह इनके संगठित अपराध तंत्र और क्रियाकलापों पर काबू पाया है और किस तरह अभी आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित हुआ है, ये सारे दृश्य सामने आए। हालांकि प्रगति उतनी संतोषजनक नहीं है, फिर भी कुछ पहल जरूर सार्थक हुए हैं। एक दो आंकड़े हैं, जैसे ऊपा कानून 2014 के पहले इनकी सफलता का दर सिर्फ 3% था। आज 2023 में इनकी सफलता का दर 90% है। कहने का मतलब है कि जितने लोग एंटी इंडियन एक्टिविटी में पकड़े जाते थे उसमें से सिर्फ 3% लोगों को सजा होती थी। आज 90% लोग धरपकड़ हो रहे हैं। बेबी जैसे फिल्में हो, हॉलीडे जैसे संवेदनशील फिल्म हो या फिर स्पेशल ऑप्स जैसे वेब सीरीज, इसने बड़ी गहराई से दिखाया है कि किस प्रकार भारत में ही भारत विरोधी ताकतें इन्वॉल्व हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सक्रियता आज सामने आई है, लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और आने वाले वर्षों में हर राज्य में एनआईए, हर डिस्ट्रिक्ट में एनआईए कैसे एक्टिव होगा, इनके बारे में भी एक सार्थक पहल या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये 22वां ऐसा क्षेत्र है जो आतंकवाद और आतंकवाद नियंत्रण से जुड़ी हुई गतिविधियां जो संचालित हुई और इनका प्रभाव देखा जा सकता है। 23वें परिवर्तन की बात करें तो देश के रक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया। मेक इन इंडिया जब शुरू हुआ तो कई सारे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि और कुछ नहीं, यह नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का एक नया रूप है। लेकिन राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि, मान सम्मान को उठाना, स्वाभिमान जगाना, सेना के गिरते हुए मनोबल को थामना, खस्ताहाल स्वदेशी रक्षा तंत्र को मजबूत करना, शस्त्रों की कमी को दूर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मानदंडों को कड़ाई से लागू करना, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, बॉर्डर की चुनौतियों को सामना करना और उनका प्रत्युत्तर देना, इस क्षेत्र में कई सारे ऐसे सार्थक पहल देखे गए जो 2014 के पहले नहीं थे या इनके ऊपर एक निराशाजनक स्थिति थी। आत्मविश्वास का स्तर इस समय व्यापक है। जैसे बात करें तो हमारा रक्षा उद्योग 1 लाख करोड़ तक पार कर चुका है। आज हम 85 देशों को अपना सामान या डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही चीन है जो कभी आंखें दिखा देता था, लेकिन आज चीन ने, चाहे वो लद्दाख की गलवान घाटी हो या सिक्किम के बॉर्डर पर डोकलाम का इलाका हो या अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, चीन ने जहां जहां चुनौती पेश की, भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया। तो रक्षा क्षेत्र में जो एक निराशाजनक स्थिति 2014 के पहले दिख रही थी, अब वो स्थिति ऐसी नहीं है। यह 23वां सबसे बड़ा निर्णायक परिवर्तन है जो एक दशक में हमारे सामने आ रहा है। 24वें परिवर्तन की बात करें तो देश की न्यायिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था से जुड़े हुए शब्द सीआरपीसी और आईपीसी जैसे कितने कानूनी मकड़ा जाल हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस प्रकार यह भारत में ही भारत विरोधी भावनाओं को लागू कर रही हैं या क्रियाकलापों को अंजाम दे रही हैं। कॉलेजियम सिस्टम जैसी प्रणाली किस प्रकार न्यायिक क्रियाकलापों को सड़ांध किए हुए है और देश विरोधी तत्व कैसे इनका फायदा उठा रहे हैं, यह पता लगा है। एक शब्द है न्यायिक समस्या। अब इसके बारे में लोगों को पता लग गया है कितने मुकदमे लंबित हैं, कितने चल रहे हैं, तारीख पे तारीख। जजों का एकाधिकारवाद कैसे कायम है,
वो भी दिखा है। और आज माई लॉर्ड के जगह मियाँ लॉर्ड जैसे शब्द भी व्यापक रूप से प्रचलित हुए हैं। भारत के इतिहास को उठा करके देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जितनी तौहीन इस युग में हुई है उतनी तौहीन कभी नहीं हुई और होनी भी चाहिए। करोड़ों मुकदमे लंबित है, उस पर जज साहब ध्यान नहीं देंगे, लेकिन समलैंगिकता को लीगल कर दिया जाए, प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया जाए, इस तरह के जो विकृत करने वाले कानून हैं उनको आगे करने चाहिए। अब भारत की शासन व्यवस्था हार्वर्ड से चलेगी या भारत की सांस्कृतिक परंपरा से, ये मुद्दा उभर के आया है। देश के आम नागरिकों ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज की वाट लगाई है और लगना भी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि जनमत क्या होता है और न्यायिक संस्थाएं भी संविधान और संस्कृति के दायरे में रह करके काम करें। अपना एकाधिकार और तानाशाही रवैये को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की एक मनोदशा उभर के आई है जो सबसे ज्यादा सकारात्मक परिवर्तनों के ऊपर इशारा कर रहा है। 25वें परिवर्तन की बात करें तो देश की औपनिवेशिक मानसिकता क्या थी। एक शब्द है आइडिया ऑफ इंडिया। नेहरू जी के टाइम पीरियड में जो भी भारत इंडिया का एक खाका खींचा गया उसको आइडिया ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। वो किस रूप में संचालित रही है, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, इसके विकल्प में आइडिया ऑफ भारत की शब्द या जरूरत सामने रखी गई। यह क्यों हुआ इसकी चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन एक शब्द और है कि यह देश कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है या कल्चरल स्टेट। ये कई संकल्पनाएं हैं जो हमारे सामने आई हैं कि यह देश इंडिया है या भारत, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या मूलभूत बदलाव करने की जरूरत है, यह हमारे सामने आया है। कोई कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। अंग्रेजों ने भारत को विकृत करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, उनमें से एक प्रयास यह भी था कि उन्होंने इसका नाम इंडिया रखा और बहुत सारे बदलाव को किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को दबाने में, झुठलाने में, बर्बाद करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक उसी तरह 1947 के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर जो भी नीतियां बनी, जिनको आइडिया ऑफ इंडिया कहा गया, वो कितनी भारत विरोधी सिद्ध हो रही हैं वो हमारे सामने है। तो आज यह मुद्दा हमारे सामने आया है कि हमारा देश इंडिया नहीं भारत है, और हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं इस देश के कल्चर से चलेगा, और हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं है जिसमें सेंट्रल स्टेट सिर्फ पावर से जुड़े हैं और पावर से अलग भी हो सकते हैं। हमारा देश एक सिविलाइजेशन स्टेट है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारे रहन सहन एक है, और हमारे जीने के वसूल या जीवन के उद्देश्य भी एक है। तो भारत एक सिविलाइजेशन स्टेट है, यह संकल्पना हमारे सामने आई है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो पिछले एक दशक में हमारे सामने आया है। 26वें परिवर्तन की बात करें तो हमारे देश में पिछले 75 वर्षों से देश के चुनावी राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या रही, वोट बैंक बनाने में किस प्रकार वो जिहादी राजनीति से समझौता करते रहे, किस प्रकार उनके इस वोट बैंक को तोड़ा गया, बनाया गया, बदला गया, और किस प्रकार इसी वोट बैंक के आकर्षण में देश की सनातन सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा को दांव पर लगाया गया, खतरे में डाला गया। इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट हमारे सामने आए। लंबे समय से इसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम के नाम या शीर्षक देकर के ढक दिया जाता था, लेकिन ये जो लेफ्ट और लिबरल समूह हैं, इनकी वास्तविक चेहरा को सोशल मीडिया ने उघाड़ करके रख दिया है। सोशल मीडिया ने इस फैक्ट को इतनी गहराई से लोगों तक सामने रखा है कि एक तरीके से कहा जाए कि क्षेत्रीय दलों के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि वो चुनाव में भागीदारी कर सके। थोड़ा वैश्विक देशों से तुलना की जाए, यूरोप में क्या हो रहा है, फ्रांस की घटना, जर्मनी की घटना, नीदरलैंड की घटना, अमेरिका की घटना और चीन की घटना, हाल में रूस और यूक्रेन में जो घटा उसकी घटना, या आर्मेनिया और अजरबैजान में जो युद्ध हुआ उससे हुई घटना, इन सारी घटनाओं से टैली किया जा रहा है, उनके निष्कर्षों से भारत के सामाजिक परिवर्तनों के निष्कर्षों का तुलना हो रहा है, और ये सारी विचारधाराएं लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही हैं जो इसके पहले पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ये 26वां सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है जो मोदी युग में लोगों तक पहुंचा है। 27वें परिवर्तन की बात करें तो कश्मीर में किस प्रकार अलगाववादी प्रवृत्तियां अभी तक लागू हो रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में
ईसाई मिशनरियों की कन्वर्जन पॉलिसी किस प्रकार एक्टिव होती रही और किस प्रकार देश की केंद्रीय सत्ता के आशीर्वाद या गठजोड़ से संचालित होती रही। 2023 की मणिपुर की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में यही कन्वर्जन नीति आज भी संचालित हो रही है। कैसे इसकी आड़ में भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाया जा रहा है, यह दृश्य हमारे सामने आया है। इन सबको भारत विरोधी विचारधारा या क्रियाकलापों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन था, खतरनाक क्रांति जो संचालित हो रही थी, जिससे लोग अभी भी अनजान थे। एक विचारक हैं राजीव मल्होत्रा, इनकी 2 किताबें ब्रेकिंग इंडिया 1, ब्रेकिंग इंडिया 2, इससे रिलेटेड फैक्ट भारत के गांव गांव तक पहुंचे हैं और वामपंथी और लेफ्ट लिबरल समूह ने किस प्रकार माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम लागू किया था, यह भी सामने आया है। आज भी राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य हों या दिलीप मंडल जैसे कुछ पत्रकार हों या बामन मिश्राम जैसे राजनीतिक नेतृत्व हों या नौ बौद्ध आंदोलन हो, ये कैसे भारत में ही रह करके भारत की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध वक्तव्य देकर, गतिविधियों में भाग लेकर चर्चे में बना रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रसिद्धि पाते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक्सपोज हुआ है या उससे रिलेटेड फैक्ट हमारे सामने आया है। 28वें परिवर्तन की बात करें तो पड़ोसी देश चीन कैसे 1947 के पश्चात भी भारत विरोधी क्रियाकलापों को अंजाम दे रहा है और किस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को चुनौती देते हुए भारत विरोधी हर गतिविधियों का सपोर्ट कर रहा है, वो हमारे सामने आया है। चीन का इस्लामिक जिहादी तख्तों से गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन कैसे उनका निर्देशन हो रहा है वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से आज दिख रहा है। सर्वाधिक खतरा हमारे पड़ोसी देशों से है और ये सारे पड़ोसी देश चीन के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वामपंथी जमान भारत में इनको बौद्धिक नेतृत्व दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज क्लिक जैसे मीडिया समूह के द्वारा चीन के इशारे पर चीन से पैसा लेकर के भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की बातें आई। चाहे अभिनेता सोनू सूद हो या आमिर खान, इनके भी एनजीओ को चीन से फंडेड होने की बात सामने आई। चीन किस प्रकार पाकिस्तान से गठजोड़ करके 1947 से ही भारत को चुनौती दे रहा है, यह भी सामने आया। और तालिबान 2.0 जब से सत्ता में आया, वो भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम हालांकि नहीं दे पा रहा है, लेकिन अंजाम देते रहा, वो भी सामने आया। आज तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति का एकमात्र केंद्रण चीन और चीन के द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को साधने में लगा हुआ है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पत्रिका ने यह शीर्षक दिया था जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। तो चीन की भूमिका किस प्रकार भारत के अंदर, भारत के पड़ोसी देशों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप हो या साउथ अमेरिका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, किस प्रकार फैल रही है। वन बेल्ट वन रोड या स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसे कुछ शब्द घर घर तक पहुंचे हैं। तो चीन की भूमिका भारत में क्या रही है, इससे रिलेटेड कई सारे परिदृश्य हमारे सामने आए हैं और लोग इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। 29वें परिवर्तन की बात करें तो समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण पर आपत्ति, एक देश एक कानून का विरोध, संगठित अपराध तंत्र नियंत्रण का विरोध, रोहिंग्या जैसे विदेशी लोगों को अवैध घुसपैठ कराना, बसाना, खाली स्थानों पर मजार बना के कब्जा करना, दंगाई उपद्रवी तत्वों का नियंत्रण का विरोध, सड़क पर उतर करके अपनी ताकत प्रदर्शन करने वाले समूह लंबे समय से कैसे अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते रहे हैं, इनका एक क्रमबद्ध परिदृश्य हमारे सामने आया है। देश की आंतरिक स्थिति कैसी है और किस प्रकार भारत अपने आंतरिक शत्रुओं से ही घिरा हुआ है। इंटरनेट क्रांति का सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो सामने आया, ये है। आज देश की स्थिति का जायजा कैसा है, कोई भी एक औसत बुद्धि का व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। राजनीतिक वोट या सत्ता प्राप्ति के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को कैसे गुमराह किया गया और कैसे राष्ट्रीय राजधानी को घेर के लोग बैठे और पूरे भारत में कैसे राजनीतिक दलों ने इसमें आग लगाने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती, ये भी हमारे सामने आया। देश की जनसांख्यिकीय संरचना कैसे बदली और कैसे हमारा भी भविष्य लेबनान की तरह हो सकता है, ये भी चर्चा हमारे सामने आई है। कहने का मतलब है
कि भारत की आंतरिक स्थिति किस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, कैसे वो उलझा हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से एक विचारधारा है जो सामने आई है और यह परिवर्तन लोगों को महसूस हो रहा है। तीसवां और जो सबसे अंतिम एक निष्कर्ष है वो ये है कि एक राष्ट्र की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या बदलाव होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को चुनौती कैसे और किस तरह से मिल रही है। इन सभी महत्वपूर्ण मसलों पर एक वैचारिक मंथन दिखने को मिल रहा है। हमारे देश की पहचान क्या होगी, भारत या इंडिया? हमारे देश में पहचान का या अस्मिता का एक संघर्ष चल रहा है। हम सेकुलर होंगे या एक सिविलाइजेशन स्टेट होंगे, इसके ऊपर एक गहराई से मंथन चल रहा है। देश में अलगाववाद कैसे पनप रहा है, फ्रांस से क्या संदेश आए हैं, लंदन के गलियों में ग्रूमिंग गैंग किस प्रकार के गुल खिला रहे हैं, ये सारे फैक्ट अब भारत के पास पहुंचे हैं और इस पर एक मंथन चल रहा है। ऐसे कई सामान्य निष्कर्ष हैं जो हो सकते हैं, जो पिछले एक दशक में हमारे सामने आए हैं। इन सभी वैचारिक विमर्शों को सामने लाने में राष्ट्रवादी विचारकों की भूमिका, लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। कई मामलों में राष्ट्रवादी विचारक का स्वर वैचारिक जागरूकता लाने में ज्यादा सहायक हुआ है। सरकार से ज्यादा भूमिका देश के आम नागरिकों को दिखी। इन परिवर्तनों में अगर निष्कर्ष निकाले तो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए खबरों को नकारात्मक तरीके से दिखाना भी एक प्रबल रूप में उभर के आया है। लेकिन एक विडंबना कहें कि हमारे देश में एक स्वीकार्य बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, संगठन या सफल व्यक्ति वही माना जाता है जो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चुप्पी साधे या फिर चर्चा ना करे। तो यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। आज देश में जो भी वैचारिक परिवर्तन देखने को मिल रही हैं वो पिछले 75 सालों में जारी सेकुलरिज्म की पॉलिसी की क्रिया और प्रतिक्रिया है। इन्हें इसी रूप में समझना चाहिए। वास्तव में ये जो वैचारिक मंथन से जो आज देश गुजर रहा है और इन बदलावों को जो एक शीर्षक दिया जा रहा है, उनमें भी कई प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नफरत की दुकान चलाने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि देश में घृणा की राजनीति चल रही है, कोई कह रहा है कि भारत हिंदू तालिबान बन रहा है, और भी कई तरह के शीर्षक हैं जो चल रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल ही रही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से, इंटरनेट रेवोल्यूशन से, ये 30 बड़े निर्णायक परिवर्तन हैं। माइंड कंट्रोल बदला है या लोगों का माइंडसेट बदला है। विचारधारा के स्तर पर इस प्रकार के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। हमने आर्थिक परिवर्तनों या आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा नहीं की, सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में जो एक परिवर्तनों का दौर गुजरा है मोदी कार्यकाल में, उसकी चर्चा की है। हालांकि मोबाइल क्रांति, ओटीटी, रील्स बनाने का कल्चर या फिर इसी मोबाइल रेवोल्यूशन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में इन 30 मुद्दों के ऊपर भयंकर बदलाव या क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम पीरियड में भारत किस प्रकार के परिवर्तनों से गुजरेगा या किस प्रकार के मानसिक परिवर्तन होंगे, उसकी समीक्षा समय समय पर आगे भी होती रहेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि मोदी युग में 10 वर्षों में ये 30 ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। इसे मोदी युग न कहें तो इंटरनेट रेवोल्यूशन का ये देन मान सकते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई भी ऐतिहासिक परिवर्तन होता है तो व्यक्ति विशेष से जोड़ के देखने और समझने की परंपरा रही है। इसलिए मैंने इस बात को या इस शीर्षक को आपके सामने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत कैसे बदला। तो अपने अगले वार्ता में हम फिर चर्चा करेंगे कि इस मोबाइल रिवॉल्यूशन ने हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को कैसे गहराई से प्रभावित किया है, हमारी सभ्यता, संस्कृति या आपसी परिवार, रिश्ते, प्रेम, सद्भाव, समर्पण कैसे बदले हैं। इनकी चर्चा हम अपने अगले वार्ता में करेंगे। धन्यवाद।